Hello to all of you, myself Neha, and today we are going to deal with the lesson Luisa story for class 5th, and we are going to deal with the grammar junction. आज का हमारा टॉपिक ग्रामर से रिलेटेड होगा और ग्रामर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है phrases and clauses. So today we are going to deal with a very important topic of grammar, and that is called phrases and clauses. Okay? So, have you ever heard about phrases or clauses? तो भाषा को और ज़्यादा डिफिकल्ट या कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने से पहले मैं आपको बता दूं कि phrases और clauses nothing more than they are the two parts of a sentence. जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य के दो हिस्से होते हैं और उन दो हिस्सों में से एक हिस्सा phrase है and second part is the clause. So, if you have a sentence like that, we have a simple sentence and we are going to understand what is clause and what is phrase here. Fine. So once upon a time, there were 4 little girls who lived in a big house in the countryside. Here we have a simple sentence. अब इसी sentence में से मैं आपको with the help of these sentence, I'm going to explain about the clause and the phrase. Fine. So, once upon a time, there were 4 little sisters who lived in a big house in the countryside. So, जब हम इस sentence को पढ़ते हैं तो आप easily find out कि ये sentence जो है दो बातें कर रहा है. पहली बात क्या है कि once upon a time, कि एक बार की बात है, और तो ये हमारा इसका पहला हिस्सा हो गया. सबसे पहले हम इस सेंटेंस के हिस्सों को ढूंढेंगे और उन हिस्सों को फिर नाम देंगे क्लॉज का और दूसरे को नाम देंगे फ्रेज का. इनका नाम क्लॉज और फ्रेज क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो हम समझेंगे. तो हमने पहला पार्ट इसका ढूंढ लिया, दैट इज वंस अपॉन ए टाइम. उसके बाद इस सेंटेंस में दूसरी बात कही गई है और वो क्या है, देयर वर 4 लिटिल गर्ल्स हु लिव्ड इन ए बिग हाउस इन द कंट्री साइड. दूसरी बात क्या है कि देयर लिव्ड, कि यहाँ पर 4 छोटी बच्चियां रहती थी एक बड़े से घर में जो कि गांव में था. जब वी हैपन टू सी दीज टू सेंटेंस, दीज टू पार्ट्स, अब ये पूरा मिला के एक सेंटेंस बनता है. और मैंने आपको एट द बिगिनिंग ऑफ आवर लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द टू पार्ट इन ए वन सेंटेंस. आज हम बात कर रहे हैं एक सेंटेंस के दो हिस्सों की. एक सेंटेंस में दो हिस्से होते हैं. एक हिस्सा ऐसा होता है जिसका अपना एक मीनिंग निकलता है. अगर आप इस बात को देखें, वंस अपॉन ए टाइम, अगर खाली हम इस पूरे हिस्से को छुपा लें और वंस अपॉन ए टाइम को ही डिस्कस करें तो क्या आपको कोई प्रॉपर जानकारी मिल रही है? नो, वी आर नॉट एबल टू गेट अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन. हमें यहाँ पर कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है. सिर्फ इतनी बात पता चल रही है कि एक बार की बात है. तो ये जो हो गया हिस्सा, a part that is not able to give a proper information, सेंटेंस का वो हिस्सा जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता है और जो शुरुआत में या तो नाउन से शुरू हो जाता है, वर्ब से, प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव या एडवर्ब से शुरू हो सकता है, उस हिस्से को हम नाम देते हैं किसका? फ्रेज का. फाइन, दिस इज कॉल्ड द फ्रेज. तो ये हिस्सा जो कि जिसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता. सब्जेक्ट का मतलब होता है जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होगा. देखो, इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं 4 लड़कियों के बारे में, बट क्या सेंटेंस के इस हिस्से में इन 4 लड़कियों के बारे में कोई जिक्र किया है? नो, देयर इज नथिंग अबाउट दिस 4 गर्ल्स. इस सेंटेंस के हिस्से में इन चारों लड़कियों में से किसी के बारे में बात नहीं है. और ये जो सेंटेंस है ये कोई प्रॉपर जानकारी भी हमें नहीं देता है. तो ऐसा सेंटेंस का हिस्सा, ऐसा पार्ट विच इज नॉट एबल टू गिव अस अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फ्रेज. तो वंस अपॉन से लेके टाइम तक ये हमारा जो पार्ट है ये फ्रेज कहलाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? अगर आप इस हिस्से को छुपा लो, हाइड कर दो और इस पार्ट को पढ़ो, भूल जाओ कि ये पार्ट हमारे सेंटेंस में है और आप इस पार्ट को पढ़ो. देयर वर 4 little girls who lived in a big house.
तो अगर ये हिस्सा ना भी होता तो इस पोर्शन का अपने आप में एक पूरा मीनिंग निकल रहा था, और वो क्या है, देयर वर 4 लिटिल गर्ल हु लिव्ड इन ए बिग हाउस, कि वहां पर 4 लड़कियां थी जो एक बड़े से घर में एक कंट्री साइड में रहती थी। तो अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज एबल टू गिव यू प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इज कॉल्ड क्लॉज। तो सेंटेंस का वो हिस्सा जो किसी चीज के बारे में आपको एक पूरा नॉलेज या इंफॉर्मेशन दे दे, उसको हम कहते हैं क्लॉज। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेज एंड क्लॉज। ये था फ्रेज और क्लॉज का बेसिक्स कॉन्सेप्ट कि सेंटेंस के 2 हिस्से हैं, एक का नाम फ्रेज है क्योंकि उससे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, और ये हिस्सा अपने मीनिंग के लिए डिपेंड करता है हमारे क्लॉज वाले पोर्शन पे। तो फ्रेज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन क्लॉज। फाइन। सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रेजेस और क्लॉजेस का इन इनिशियल स्टेज। अब उसके बाद है आपका और दूसरी जानकारी। हमने यहां तक पढ़ लिया कि फ्रेजेस जो हैं वो शुरू होते हैं वर्ब से, प्रपोजिशन से, एडजेक्टिव से। तो इस तरह की किसी भी चीज से ये शुरू हो जाते हैं। फ्रेज डजंट हैव सब्जेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो फ्रेजेस के लिए है कि फ्रेज में कोई सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे हमने बताया कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, लिटिल गर्ल्स जो है वो इसका सब्जेक्ट है ना। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिटिल गर्ल है, बट क्या यहाँ पर लिटिल गर्ल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? नो। तो इस फ्रेज के हिस्से में कोई सब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस का। तो ये 2 बातें आपने देखी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब क्लॉजेस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। ऑन द अदर हैंड, क्लॉज इज द मिडिल पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो क्लॉज जो है वो सेंटेंस का मिडिल पार्ट होता है, बीच में जो हिस्सा आता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाला जो हिस्सा होता है, और जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है। इंडिविजुअली एग्जिस्ट करने का जब मैं वर्ड यूज करती हूँ तो उसका मतलब है कि अगर आप फ्रेज को इस सेंटेंस से हटा भी दो तो भी इसका मीनिंग एज इट इज प्रॉपर हमारे पास आएगा। अगर हमें इस वंस अपॉन टाइम को इस सेंटेंस से डिलीट भी कर दूं, हटा भी दूं, तभी भी ये जो हिस्सा है, देयर वर 4 लिटिल गर्ल्स हु लिव्ड इन अ बिग हाउस, अगर मैं इसको पढ़ती हूँ तो इसका पूरा मीनिंग मुझे समझ में आ रहा है। बट अगर मैं इस हिस्से को हटा दूं क्लॉज वाले को, तो क्या फ्रेज का कोई मतलब निकलता है? वंस अपॉन अ टाइम कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से फ्रेज और हमारे क्लॉज का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। नाउ अ क्लॉज इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड दैट हैज सब्जेक्ट, वर्ब एंड कैन बी इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया आपके पास क्लॉज में सब्जेक्ट है, हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास एक वर्ब भी है, और वर्ब क्या है? लिव्ड हमारी वर्ब है। और क्या है हमारे पास? और ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब यह है कि इसको अपने मीनिंग के लिए फ्रेज पर डिपेंड होने की, इसको अपने मीनिंग के लिए फ्रेज का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल वी हैव लर्न अबाउट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। नाउ प्रोसीड फॉरवर्ड। जो अभी तक हमने फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में सीखा है उसी के बेसिस पर अब मिलकर हम इस एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट करेंगे। सो लेट्स सॉर्ट इट आउट। फाइन। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सबसे पहले हमें ये सेंटेंस पढ़ना है, इनके 2 पार्ट्स को डिवाइड करना है कि कौन सा पार्ट फ्रेज है, कौन सा पार्ट हमारा क्लॉज है, एंड देन राइट P फॉर फ्रेज एंड C फॉर क्लॉज। और उसके बाद P लिखेंगे हम फ्रेजेस के लिए और C लिखेंगे हम क्लॉजेस के लिए। फाइन। तो अब हमारे पास सेंटेंस है लास्ट वीक। तो जो अंडरलाइन सेंटेंस है उन्हीं के लिए लिखना है हमें। लास्ट वीक सोनिया मेड कुकीज फॉर द चिल्ड्रन। अब देखो हमें क्लियरली 2 पार्ट नजर आ रहे हैं। पहला पार्ट क्या है? लास्ट वीक। और दूसरा पार्ट क्या है? सोनिया मेड कुकीज फॉर द चिल्ड्रन। अगर आप इन दोनों पार्ट्स को पढ़ोगे तो इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सा पार्ट अपना जो है इंडिविजुअल मीनिंग रखता है, अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग रखता है। अगर आप ये पढ़ते हो लास्ट वीक, तो ये पार्ट कौन सा होगा? ये होगा आपका फ्रेज। तो लास्ट वीक क्या है? आपका फ्रेज है। क्यों है ये फ्रेज? क्योंकि इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। देखो सबसे पहले छोटी छोटी चीजें फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसमें सेंटेंस में इस सेंटेंस में जो पूरा सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट हमारा सोनिया है।
ठीक है ना। क्या इस वाले पोर्शन में लास्ट वीक में आपको कहीं सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी मिल रही है, कहीं बात हो रही है सब्जेक्ट की? नहीं हो रही है। तो ये हमारा फ्रेज हो गया। और अगर हम इस वाले पोर्शन को, जो हमारा कोमा से इधर वाला पोर्शन है, सोनिया मेड कुकीज फॉर द चिल्ड्रन, अगर हम इसको इस सेंटेंस से हटा दें और खाली लास्ट वीक हमारे पास हो, तो क्या लास्ट वीक का कोई मतलब निकलेगा? कोई जानकारी मिल रही है हमसे? सिर्फ इसका मतलब है कि पिछले हफ्ते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई जानकारी ये फ्रेज हमें नहीं दे रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस पोर्शन ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड फ्रेज। फाइन। अब हमारे पास है नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज सोनिया मेड कुकीज फॉर द चिल्ड्रन। अब ये जो पोर्शन है सेंटेंस का कि सोनिया ने जो है बच्चों के लिए कुकीज बनाई, ये सेंटेंस का पोर्शन अपने आप में एक पूरी और इंडिपेंडेंट जानकारी है। अगर हम लास्ट वीक को हटा भी दें इस सेंटेंस से, तो ये पोर्शन हमें पूरी जानकारी देगा। दैट इज व्हाई ये हमारा क्लॉज है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो अंडरलाइन पार्ट है वो कौन सा है, तो भाई वो तो फ्रेज है, तो हमने राइट डाउन कर दिया P फॉर द फ्रेज। नेक्स्ट, माई मदर लॉस्ट हर एंकलेट। एंकलेट क्या होती है? पजेब को हम, पायल को क्या कहते हैं? एंकलेट। फाइन। सो माई मदर लॉस्ट हर एंकलेट इन द पूल। अब फिर से हमारे पास दो पार्ट हैं इस सेंटेंस के, तो पहले हम उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला पार्ट है हमारा माई मदर लॉस्ट हर एंकलेट, और दूसरा पार्ट है हमारा इन द पूल। अब हमें ये बताना है कि जो अंडरलाइन हुआ है इन द पूल, ये कौन सा पार्ट इसका ये फ्रेज है या क्लॉज है। तो हम फिर से वही अपना कॉन्सेप्ट दोहराते हैं, दैट इज माई मदर लॉस्ट हर एंकलेट। अगर आप इस सेंटेंस के पोर्शन को पढ़ते हो कि माई मदर लॉस्ट हर एंकलेट, कि मेरी मदर की जो एंकलेट थी वो उन्होंने खो दी, तो पूरा आपको एक पूरी जानकारी मिल रही है कि मदर की एंकलेट थी और वो उन्होंने खो दी है। तो वो सेंटेंस का पार्ट जो हमें प्रॉपर जानकारी देता है और जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? माय मदर सब्जेक्ट है इसका, इससे हमें पूरी जानकारी मिल रही है, तो दैट इज व्हाई ये तो क्लॉज है। और ये क्या है? इन द पूल। अब आपके पास माय मदर लॉस्ट हर एंकलेट वाला पोर्शन ना हो, आपके पास खाली ये पोर्शन हो इन द पूल, आपको कोई जानकारी मिलेगी सेंटेंस से प्रॉपर? नो, यू आर नॉट एबल टू गेट अ प्रॉपर आइडिया with that portion of sentence. So that is why ये हमारा क्या हो गया? फ्रेज हो गया। दूसरा, we are not able to find any subject in this portion. क्या इस पोर्शन में इन द पूल में कोई सब्जेक्ट नजर आ रहा है जिसके बारे में बात हो रही है, वो नजर आ रहा है? No, we are not able to find it out. So that is why ये हमारा फ्रेज है। तो अगले इसमें भी रिटर्न जो हमारा अंडरलाइन पोर्शन है वो फ्रेज ही होगा। नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस, ये हमने कर लिया है। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क। अब हमारा नेक्स्ट है चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क। हम फिर से वही अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें कि चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क, पोर्शन नंबर 1, और इन द पार्क क्या है? पोर्शन नंबर 2। तो हमने डिवाइड कर लिया इस पूरे सेंटेंस को दो पार्ट्स में। तो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क, जब आप इस पोर्शन को पढ़ते हो तो आपको एक पूरी जानकारी मिलती है कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो अगर आपके पास इन द पार्क ना हो तभी भी आपके पास एक पूरी है कि बच्चे, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, कि बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। इन द पार्क इसका दूसरा हिस्सा है। तो अगर आपके पास इन द पार्क ना हो और खाली ये हो कि चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, कि बच्चे खेल रहे हैं, तो भी आपके पास एक सफिशिएंट जानकारी आ जाती है। तो इसीलिए ये हमारा कौन सा पोर्शन हो गया? क्लॉज हो गया। दूसरा पोर्शन क्या है? इन द पार्क। जब हम इन द पार्क बोलते हैं तो इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है, एंड दिस पोर्शन ऑफ सेंटेंस इज नॉट एबल टू गिव यू प्रॉपर इंफॉर्मेशन। इन द पार्क जो हिस्सा है, अगर खाली आपके पास वो हो तो वो आपको कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। सो दैट इज व्हाई जो अंडरलाइन एरिया है, जो अंडरलाइन पोर्शन है सेंटेंस का, वो कौन सा हो गया? दैट इज कॉल्ड क्लॉज। तो हम क्लॉज के लिए यहाँ पर सी मेंशन कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द डी पार्ट। Ron and Vicky always reach school on time. Fine. So we have Ron and Vicky always reach school on time. अब देखो फिर से हमने इसको डिवाइड करना है in two parts. That is Ron and Vicky always reach school. पहला पोर्शन, on time दूसरा पोर्शन। अब Ron and Vicky always reach school, मैंने आपको बताया सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, सेंटेंस आपके सामने होगा डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मैंने कर दिया है।
और अब अगर हम इसको हिंदी में समझेंगे तो क्या होगा, रॉन एंड विकी ऑलवेज रीच स्कूल। रॉन और विकी जो है वो हमेशा स्कूल पहुंचते हैं। अगर मेरे पास या हम सब के पास ये वाला पोर्शन है और ऑन द टाइम को हम हाइड कर लें, तो दिस पोर्शन इज क्वाइट सफिशिएंट टू गिव यू अ प्रॉपर आइडिया। तो ये पोर्शन आपको एक प्रॉपर आइडिया देगा, और जो पोर्शन प्रॉपर आइडिया देता है, जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, रॉन और विकी इसके सब्जेक्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। दूसरा पोर्शन क्या है, ऑन टाइम। ऑन टाइम का ना तो कोई सब्जेक्ट है, और अगर खाली ये वाला पोर्शन आपके पास हो ऑन टाइम, तो ये आपको कोई जानकारी भी नहीं दे रहा है। ये अपने मीनिंग के लिए इस क्लॉज पर डिपेंड है। जब तक ये क्लॉज है इसके साथ, तब तक तो इसका मीनिंग है। अगर ये दूसरा सेंटेंस क्लॉज वाला इसके साथ नहीं है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्रेज। फाइन, नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज द choir sung in a loud voice। अब choir जो है वो लाउड सॉन्ग में जब बहुत सारे लोग गाते हैं तो उसको हम choir बोलते हैं। choir sung in a loud voice। अब फिर से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। sung तक एक पार्ट, the choir sung, प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, क्लॉज है। in a loud song, in a loud voice, कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा, ना तो सब्जेक्ट है, और ये वाला पोर्शन अपने मीनिंग के लिए इस पोर्शन पर डिपेंडेंट है, इस पर ही बेस है। तो दैट इज व्हाई जो हमारा अंडरलाइन पोर्शन है वो फिर से हमारा फ्रेज है। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें क्या करना है, अगेन फिर से हम क्लॉजेस और फ्रेजेस को पहचानने की कोशिश करेंगे, उन्हीं रूल्स को लेकर, उसी कॉन्सेप्ट्स को लेकर। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, circle the main clause and underline the phrase in these sentence। अगेन एक सेंटेंस आपके पास है, आपको डिवाइड करना है क्लॉज में और फ्रेज में। अब ये एक नई चीज ऐड हो गई है, मेन क्लॉज। उससे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ सिर्फ वही क्लॉज का रोल जो था वही आपने मेन क्लॉज के रूप में होना। इन फर्दर क्लासेस जब आप और सीनियर क्लासेस में जाओगे, देन यू विल हैव टू नो अबाउट द मेन क्लॉज एंड अदर क्लॉजेस। सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग क्लॉज एंड फ्रेज हियर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्लॉज और फ्रेजेस को पहचानना है। जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं कि क्लॉज क्या होता है, अपना सब्जेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और फ्रेज क्या होता है जिसका अपना सब्जेक्ट नहीं होता और जो क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब मेरे पास सेंटेंस है, शी कुड रन थ्रू द वुड्स फॉर माइल्स। अब शी कुड रन थ्रू द वुड्स, मेरे पास एक पोर्शन है, शी कुड रन थ्रू द वुड्स, ठीक है, फॉर अ माइल, सेकेंड पोर्शन है, ठीक है। तो अब मेरे पास जब ये पोर्शन है, शी कुड रन थ्रू द वुड्स, कि वो जो है शी कुड रन, वो वुड्स पर भाग सकती थी, शी कुड रन थ्रू द वुड्स। अगर मेरे पास फॉर अ माइल्स ना भी हो तो भी इस सेंटेंस का अपना मीनिंग निकलता है। तो हमने क्या करना है, शी कुड रन थ्रू द वुड्स, ये हमारा हो गया क्लॉज। आई एम राइटिंग सी फॉर क्लॉज हियर एंड पी फॉर फ्रेज, और जो फॉर माइल्स है वो हमारा फ्रेज है, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड सेंटेंस, दैट इज वी प्लेड फुटबॉल द एंटायर डे। एंटायर का मतलब होता है पूरा दिन, संपूर्ण दिन, ठीक है। अब क्या है, वी प्लेड फुटबॉल द एंटायर डे। अगेन वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस सेंटेंस इनटू टू पार्ट, दैट इज वी प्लेड फुटबॉल, वी प्लेड फुटबॉल, पोर्शन नंबर 1, द एंटायर डे इज पोर्शन नंबर 2। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्लॉज क्या है और फ्रेज क्या है। देखो, वी प्लेड द फुटबॉल एक इंडिविजुअल सेंटेंस है या एक इंडिविजुअल बात है जिससे आपको पूरी जानकारी मिल रही है। अगर मैं एंटायर डे को छुपा दूं और खाली हमें मीनिंग फाइंड आउट करना हो, तो वी प्लेड फुटबॉल, कि हमने फुटबॉल जो है वो खेला। तो फुटबॉल खेला अपने आप में एक पूरे आइडिया को जो है शो कर रहा है। और दूसरी बात, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है वी। बट अगर हम एंटायर डे की बात करें, द एंटायर डे, तो अगर हमारे पास ये फुटबॉल तक का सेंटेंस ना हो और खाली हमारे पास ये वाला पोर्शन हो, द एंटायर डे, तो क्या कोई मीनिंग हमारे पास आएगा? वी आर नॉट एबल टू गेट एनी मीनिंग विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्शन। तो ये हमारा हो गया फ्रेज, द से लेके एंटायर डे तक ये हमारा फ्रेज हो गया, और ये जो हमारा वी प्लेड द फुटबॉल है ये हमारा क्लॉज हो गया, ठीक है। अब आता है आपका अगला सेंटेंस, और वो क्या है, टीना bought a toy for her younger sister. टीना bought a toy for her younger sister.
तो अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। फिर टीना बॉट अ टॉय, तो टीना ने टॉय को बॉट किया, ये हमारा पोर्शन नंबर 1 हो गया। फॉर हर यंगर सिस्टर, तो ये हमारा पोर्शन नंबर 2 हो गया। अगर मेरे पास अगेन वही हमारा फॉर्मूला कि यहाँ पर टीना हमारे पास सब्जेक्ट है और फ्रेज के लिए हमने क्या बताया था कि फ्रेज जो है वो प्रपोजिशन से, एडवर्ब से, किसी से भी शुरू हो जाएगा, प्रपोजिशन से, एडवर्ब से, नाउन से। तो यहाँ पर फोर से शुरू हुआ है और फोर क्या है, हमारी प्रपोजिशन है। टीना सब्जेक्ट है हमारा, टीना बॉट अ टॉय, इसका मतलब निकलता है कि टीना जो है एक टॉय लाई या उसने एक टॉय खरीदा। फॉर हर यंगर सिस्टर, अपनी छोटी बहन के लिए। तो अगर आपके पास ये वाला पोर्शन है टीना बॉट अ टॉय, तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, इट्स मीन इट इज क्लॉज टॉय तक, और फॉर द यंगर सिस्टर इट्स मीन इट इज अ फ्रेज, क्योंकि इसका अपना कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये अपने मीनिंग के लिए इस क्लॉज वाले सेंटेंस पर डिपेंड है, ना इसका अपना कोई सब्जेक्ट है। सो दैट इज व्हाई ये फ्रेज है, फोर से लेके सिस्टर तक और टीना से लेके टॉय तक, ये आपका क्लॉज है। अब आता है आपका नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज आई विल मीट देम एट द डांस क्लास। अब आई सब्जेक्ट है मेरे पास, आई विल मीट देम, अगर आपके पास ये सेंटेंस हो आई विल मीट देम, यहां से लेके देम तक, तो ये आपका क्लॉज है, क्योंकि इसका अपना एक सब्जेक्ट है एंड इट हैज इट ओन मीनिंग, और इसका एक मीनिंग भी है। आई विल मीट देम, कि मैं उनसे मिलूंगा। अगर आप खाली इतना भी लिखेंगे तो भी एक बात जो है वो पूरी तरीके से क्लियर होगी। एक बात जो पूरी तरीके से क्लियर हो, सुनने वाले को उसका मतलब समझ में आ जाए, दैट इज क्लॉज। और आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक ऐसा पूरे वाक्य का एक ऐसा हिस्सा जो अपनी बात दूसरे तो को समझा दे, दैट इज कॉल्ड क्लॉज। तो आई विल मीट देम, मैं उनसे मिलूंगा, तो एक पूरी बात आपको समझ में आ रही है, तो इसीलिए ये क्लॉज कहलाता है। बट अगर हम दूसरे हिस्से को देखें, देखो अब दोबारा से वही फॉर्मूला, हर एक बात, हर एक रूल जो है वो अपने आप को रिपीट करता है। अगेन इस रूल ने रिपीट किया है कि जो हमारा फ्रेज है वो फिर से एट से शुरू हुआ। एट क्या है, हमारी प्रपोजिशन, और हमने शुरू में पढ़ा था कि फ्रेजेस जो है वो प्रपोजिशन से भी शुरू होते हैं, उनका सब्जेक्ट नहीं होता। तो अगेन वी आर नॉट हैविंग आवर सब्जेक्ट हियर, और हमारा जो फ्रेज है वो एट से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एट द डांस क्लास। अगर आपके पास ये पहले वाला हिस्सा ना हो और खाली एट द डांस क्लास हो, तो क्या आपको कोई मतलब समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं एट द डांस क्लास, तो आप पूछोगे ना कि क्या हुआ डांस क्लास में। तो वो हिस्सा जिसका अपना कोई मतलब ना निकले, जिसका अपना कोई सब्जेक्ट ना हो, और जो इस तरीके की नाउन से, प्रपोजिशन से, एडवर्ब से स्टार्ट होता हो, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। फाइन। अब आता है आपका लास्ट सेंटेंस, दैट इज शी ऑल्सो हैड अ रिमार्केबल ब्रेन इन हर लिटिल हेड। तो अब फिर से हम इसको डिवाइड करें, वी आर गोना डिवाइड दिस सेंटेंस इनटू टू पार्ट, दैट इज शी ऑल्सो हैड अ रिमार्केबल ब्रेन। उसके पास एक रिमार्केबल ब्रेन था। रिमार्केबल का मतलब अद्भुत, मैग्निफिसेंट। कर दिया डिवाइड, और ये हो गया हमारा शी सब्जेक्ट है मेरे पास। और अगर मैं इस वाले इन हर लिटिल ब्रेन को छुपा दूं और खाली इतने हिस्से पर कंसंट्रेट करूं, तो शायद मुझे पूरा मतलब समझ में आएगा। शी ऑल्सो हैड अ रिमार्केबल ब्रेन, कि उसके पास एक बहुत मैग्निफिसेंट, अद्भुत दिमाग था। इन हर लिटिल ब्रेन, अब जो ये दूसरा हिस्सा है, अगर मैं पहले हिस्से को छुपा दूं तो क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है? इन हर लिटिल ब्रेन, नो, इट हैज नॉट एनी इंडिविजुअल मीनिंग। इसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन इट्स मीनिंग, इट्स डिपेंड फॉर इट्स फुल मीनिंग ऑन द क्लॉज। अपने पूरे मीनिंग के लिए क्लॉज पर डिपेंड है। तो ये वाला हिस्सा हमारा क्लॉज हो गया और ये हमारा फ्रेज हो गया। So student, this is how we differentiate between clauses and phrases. They are very important in English grammar. आगे जाके further studies में इनका एक बहुत important role होता है English learning में. So you should learn these phrases and clauses very carefully. और यहाँ पर हमारे पास कुछ individually करने के लिए exercise है जो हम कोशिश करेंगे, आप लोग कोशिश करेंगे try करने की, और मैं आपको hint दूंगी how you will solve them. Fine. राइट डाउन 5 सेंटेंस फ्रॉम योर चैप्टर। आपको अपनी बुक खोलनी है, उसमें चैप्टर्स पढ़ना है, और चैप्टर्स में से ऐसे 5 सेंटेंस, इस पूरे चैप्टर में से ऐसे 5 सेंटेंस ढूंढने हैं जिसमें क्लॉजेस और फ्रेजेस हो। फिर क्लॉजेस को अंडरलाइन करके उस पे सी लिखना है और फ्रेजेस को अंडरलाइन करके उसमें पी लिखना है। लेट मी रीड द सेंटेंस रीड द क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड
और फिर हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। राइट डाउन 5 सेंटेंस फ्रॉम द चैप्टर। आपको अपने चैप्टर से 5 सेंटेंस लिखने हैं। अंडरलाइन द मेन क्लॉज, उसमें से मेन क्लॉज को अंडरलाइन करना है जैसे मैंने अभी किया है। और लुक एट द फ्रेजेस, फ्रेजेस की तरफ भी देखना है जो आप ऑब्वियसली करोगे जब आपके पास सेंटेंस मिल जाएंगे, और जब आप उनको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास दोनों चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। व्हाई डू यू थिंक द फ्रेजेस हैविंग यूज्ड इन द सेंटेंसेस, और बाद में आपको ये लिखना है कि क्यों फ्रेजेस जो है वो सेंटेंसेस में यूज होते हैं। जब उनका अपना कोई मतलब ही नहीं है तो व्हाई डू वी यूज देम, ठीक है। व्हाट इंफॉर्मेशन डू दे ऐड टू द क्लॉजेस, और ये क्लॉजेस में क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। देखो फ्रेजेस हम इसीलिए यूज करते हैं, क्लॉजेस अपने आप में कंप्लीट होते हैं। अगर हम फ्रेजेस को ना भी यूज करें तभी भी हमें प्रॉपर नॉलेज जो है मिल जाती है, बट अपनी उस नॉलेज को और सफिशिएंट करने के लिए और प्रॉपर करने के लिए वी टेंड टू यूज फ्रेजेस। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेंटेंस, कुछ हिस्से हैं। आपको इन हिस्सों के साथ क्लॉजेस या फ्रेजेस को जोड़कर एक स्टोरी क्रिएट करनी है। लेट मी हेल्प यू विद दिस। आपको क्या करना है, इन द कोजी रूम अंडर द स्टेयर, अगर आपके पास ये वाला हिस्सा है तो आप क्या बताओगे, ये क्लॉज है कि फ्रेज है। देखो अब ये फिर से किससे शुरू हुआ है, इन से शुरू हुआ है। इन क्या है, हमारी प्रपोजिशन है, तो जो हिस्सा प्रपोजिशन से शुरू होता है वो क्या होता है, फ्रेज होता है। अब मेरे पास ये सेंटेंस का हिस्सा है इन अ कोजी रूम अंडर द स्टेयर। अब मुझे इसका एक सेंटेंस बनाना है, क्योंकि ये तो फ्रेज है तो मुझे इसमें क्या ऐड करना है, मुझे इसमें एक क्लॉज ऐड करना है। और जब मुझे क्लॉज ऐड करना है तो आई नीड अ सब्जेक्ट फॉर इट, मुझे उसके लिए एक सब्जेक्ट की भी जरूरत है। तो अब मैं लिखूंगी अ लिटिल कैट, a little cat lived in the cozy room under the stairs। देख अब मैंने ये सेंटेंस बना दिया, बस इसमें ऐड क्या करा है, मैंने एक सब्जेक्ट को ऐड कर दिया है। अब मेरा सब्जेक्ट क्या है, अ लिटिल कैट लिव्ड। अब देखो वही सेम फॉर्मूला जो है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, वो सारा का सारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अ लिटिल कैट लिव्ड। अब ये मैंने आपको बताया था बच्चों, ये हमारे पास फ्रेज है, वी नीड टू ऐड अ क्लॉज इन इट। तो क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, अ लिटिल कैट लिव्ड। अब मैंने कहा अ लिटिल कैट लिव्ड, ये हो गया हमारा क्लॉज। इन द कोजी रूम अंडर द स्टेयर, ये हो गया हमारा फ्रेज। तो ऐसे आपको करना क्या है, यू हैव टू क्रिएट स्मॉल ब्यूटीफुल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज। आपको पहले ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये सेंटेंसेस असल में क्या है, क्लॉज हैं या फ्रेज हैं। अगर क्लॉज है तो इसमें फ्रेज को ऐड कीजिए, अगर ये फ्रेज है तो इसमें क्लॉज को ऐड करना है। So this is all we have for our today's video lecture. Today we have discussed about the very important topic of clauses and phrases. I hope आप सबको बहुत clear हुआ होगा ये topic. Thank you for being with us. Stay safe and stay blessed.